given that kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy. हम्म। सर मेरे हिसाब से तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होना चाहिए ना, लेकिन इसमें आंसर आ रहा है, वो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से माइनस करने के बाद आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से माइनस करने के बाद आ रहा है। सर कुछ फिर प्लस वो माइनस वो पड़ रहा है। वो माइनस करने के बाद नहीं आ रहा है बेटा, प्लस करने के बाद आ रहा है। ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन। यस सर। ग्रेविटेशन में क्या होता है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यस सर। क्या होती है वो? सर दोबारा पूछना। बोलता यस सर, फिर बोलो दोबारा पूछना। What is the minimum energy required to be given to the satellite so that it can free from the Earth's gravitational field? सर जितनी उसकी टोटल एनर्जी होगी उतनी तो चाहिए होगी, तो उसकी टोटल एनर्जी निकाल लेंगे सैटेलाइट अच्छा, की। टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? यस सर। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है। ओके आप सर। जो इस पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो ऐसा नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। यस सर। तो ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंस हो जाएगा ना। ओके भाई ओके। आप बोलते हो कंसेप्ट क्या होता है, आप बोलते हैं टोटल एनर्जी हैज टू बी जीरो या जीरो से ज्यादा। तो जितनी भी टोटल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव में आ रही होगी, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको दे दोगे तो वो फ्री हो जाएगा। ओके सर। गोविंद, यस समझ में आ सर। रहा है? यस सर समझ गया। ये वही कंसेप्ट है जो ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी आपकी ऐसी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, तो उसको जीरो या जीरो से ज्यादा करने के लिए मिनिमम कितना कर दो, जीरो। तो जितनी नेगेटिव आ रही है टोटल एनर्जी उतना ही इसको और दे दो, तो वो जीरो हो जाएगी टोटल एनर्जी। सर मैं मैग्नीट्यूड वाइज प्लस कर रहा था उसे। नहीं तो बेटा कंसेप्ट होते हैं, मैं क्यों सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा 1 मिनट वेट करो, कुछ टेक्निकल इशू होगा नेट का। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो कोई बात नहीं। और डाउट? सर बीच बीच में आपकी स्क्रीन जा रही है और वॉइस भी ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वेट 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 वेट, नेट की स्पीड थोड़ी गड़बड़ कर रही है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। आई कैन सी दैट मेरी नेट की स्पीड थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मैं भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अभी आवाज कुछ बेटर हुई पहले से? सर बेटर यस होगी तो सर। पहले से। हाँ ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज नॉर्मल, माई स्पीड इज बैक टू द नॉर्मल स्पीड, राइट? सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर इसमें एक फिगर दिया है, उसका वो है शो अ चार्ज अरे नॉन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना क्वाड्रुपल। बेटा ये? एक सेकंड, एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर। मेरे को पर्सनल में भेज दिया करना यार। आधे लोगों के पास वो क्वेश्चन है भी नहीं और हम उसका क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पर्सनल एक नंबर दे रखा है ना? सर मेरे पास नहीं है।
नहीं है तो बैठा रहे घर पे फिर। सर मैं चैन का से ले कोई लूंगा। पूरी दुनिया के पास है, तेरे पास नहीं है तो फिर तू चुपचाप पैसा रहे। सर एनसीईआरटी अरे तो सबके पास है ना। अरे यार, कान पे लगा, एनसीईआरटी सबके पास नहीं है। ले आप बोल, और बोल मेरे पास ही नहीं है, क्या करूं मैं? सब लोग एनसीईआरटी रेफर नहीं करते ना तेरी वजह, तेरे जैसे बेटा, क्योंकि सबको आंखों में दर्द नहीं है। ठीक है, तो आपका अगर कोई डीबीपी या वैसा कोई डाउट है आप पूछ लो, कि बिना क्वेश्चन के बाकी लोगों के पास भी क्वेश्चन नहीं है, मेरे को भी क्वेश्चन नहीं है, तो बस मैं सुन के थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो, मैं वहां पे आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? बाकी वैसा कोई डाउट हो आपको डीबीपी या जो भी कंसेप्ट हो आप पूछ सकते हो। गोविंद, सर एक आवाज आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो सर ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो तेरे से भी हो जाएगा, कर ले। तो सर आप बता दीजिए, वो मेरे से नहीं हो रहा, बिना डायग्राम के है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अभी जो तू वाला है। बोला डायग्राम क्या है? वो वाला मैं छोड़ रहा हूँ सर। अच्छा दूसरा बोल दे भाई, तू भी क्या रोएगा, मैं मालूम है, मानेगा तो है नहीं, तू भी एकदम छोरियों की तरह रोएगा, बोल। We know that the electric field is discontinuous across the surface of a charged conductor. Is potential also discontinuous there? इसका मतलब समझने नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो वो भी डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस जानते हो? यस सर, मतलब क्या कहते हैं, जो कंडक्टर की सरफेस है वहां एकदम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया ना कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एक मैथमेटिकल टर्म है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब है ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी चीज। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, देखो, अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अभी आप बोलते हो कि कोई वैल्यू अचानक से ये ऐसे हो गई और इसके बाद अचानक से ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये बीच का पोर्शन क्या हो गया, गायब हो गया। ऐसे ग्राफ जिस चीज का होते हैं आप बोलते हो वो क्वांटिटी कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपने बोला कि सरफेस तक देखो, सरफेस तक तो ये, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है आपको मालूम है, डिफाइन होती है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस आते हो, सरफेस के अंदर घुसते हो, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है सडनली। बीच में एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाती है, गायब हो जाती है। अगर आप ग्राफ भी बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर की बात कर लो, स्फीयर की बात कर लो, आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अचानक से वैल्यू इधर हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, ऐसा कुछ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है? यस सर। तो क्या हुआ सर, अचानक से वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो आती आती एकदम से क्या हो गया, यहाँ ये बीच वाला ग्राफ कैसा है, कोई कनेक्टेड पोर्शन नहीं है। आप बोलते हो इसका मतलब वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? तो उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है सरफेस पे। क्या पोटेंशियल भी ऐसे होता है कि एकदम से डिसकंटिन्यूअस हो जाता है क्या? तो आप आंसर दे दो कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या डिसकंटिन्यूअस होती है कि नहीं होती है, ग्राफ बना के देख लो कंडक्टर्स के लिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि सर वो ग्राफ कंटिन्यूअस बनता है कि वो ग्राफ में भी ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं एकदम से, ठीक है? तो आपको आंसर मिल जाएगा। यस सर। क्लियर? सर एक लास्ट क्वेश्चन और है। बोल। Sir, a small test charge is released at a point in an electrostatic field configuration. Will it travel along the field line passing through that point? सर मेरे हिसाब से तो इसका यही आंसर होना चाहिए ना, कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से उसके अलोंग ही तो मूव करेगा। बट इसमें कह रहा है नॉट ऑलवेज, आंसर में कह रहा है। उसने बोला स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन क्या बोल रखी है? A small test charge is released at a point in an electrostatic field configuration. Will it travel along the field line passing through that point? नहीं, जरूरी नहीं है।
सर लेकिन उसका एक्सक्लरेशन तो उसी डायरेक्शन में होगा ना। एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और बताओ। तो ये हमने क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में एक्सक्लरेशन होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, या तो डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। अच्छा, बस और कुछ नहीं होता? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो देखो उसके हिसाब से क्या है जो आप बोल रहे हो वर्बली। आपने बोला सर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, ठीक है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपने बोला सर इस पॉइंट पे कोई चार्ज है, इस इंस्टेंट पे तो ये कैसा लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है। आप बोलते हो कि इस इंस्टेंट पे तो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये अलोंग द लाइन चलने की कोशिश करेगा, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी, पूरे टाइम पे इस लाइन को फॉलो करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना बेटा। उस इंस्टेंट में तो अलोंग दी लाइन अलोंग दी टेंजेंट उस पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, लेकिन अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। तो क्या फोर्स फोर्स के साथ साथ चार्ज भी अपनी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में चेंज कर लेगा, इसकी कोई गारंटी। अब वेलोसिटी आ गई होगी। एक एक्सप्लेनेशन तो ये आ रहा है जो क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, वो सेम ऐसे भी मूव कर सकता है और पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है और ऑपोजिट भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या वो अलोंग का मतलब वो एक सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि वो ऑपोजिट और उसको सेम लाइन बोल रहा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्बली मेरे को ये थोड़ा सा फिगर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहे हो। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन की, अब वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे लैंग्वेज होते हैं, उसके बेसिस पे उसका एक्सप्लेनेशन डिफर कर जाता है। तो सर इसके आंसर में ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है तब सही होगा अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी, अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके सर। ये देख रहे मतलब हो, ये कह रहा है नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरली, ये देख रहे हो, ये कर्व जो बनाया मैंने कर्व, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, बट इसकी इसकी ये गारंटी नहीं कि ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन को फॉलो कर लेगा। जब ये इंस्टेंट की बात कर रहे हो, इस इंस्टेंट पे तो फोर्स अलोंग दी लाइन लग रहा है, लेकिन जैसे ये बॉडी इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी, बट जरूर होना कि मोशन की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली चेंज हो जाए। हाँ, अगर आप बोलते हो ये स्ट्रेट लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी होती है, देखो अब आप बोलोगे जब आपने क्यू चार्ज रखा है तो यहाँ पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, आगे भी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे, तब आप बोलोगे अलोंग दी सेम लाइन रहेगा। बट अगर ये डायरेक्शन चेंज हो रही है देखो, तो इसकी गारंटी नहीं है कि चार्ज आपका ये लाइन के अलोंग ही जाएगा। उस ओके इंस्टेंट सर। पे तो चलना स्टार्ट जरूर करेगा लाइन के अलोंग, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी ना, तो अब जरूरी तो नहीं कि वो फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती चली जाए। क्लियर है? यस सर। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था मोशन में वो ये था, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट then body will either move in the direction of acceleration or parabolic। दो प्रोबेबिलिटी आती थी उसमें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलता था वो, यहाँ पे जरूरत होना कि फोर्स कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो वो वाला कंसेप्ट आप यहाँ लगाने से पहले ये चीज देखिए कि वहां पे जो बात होती थी वो ये होती थी, अगर फोर्स कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दो ही प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो मोशन अलोंग दी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, या फिर पैराबोलिक होगा, याद है, दो पॉसिबिलिटी आती थी। यस सर। तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए आती थी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यहाँ पे वेरी भी कर सकता है। हाँ, अगर वो स्ट्रेट लाइन से सेम स्ट्रेट लाइन की बात है तो आप कह सकते हो कि उस केस में फोर्स कैसा हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से बोलना चाह रहा है। चलो और बोलो। और कोई? अरे गोविंद कहाँ चला गया?
यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी आपका कभी भी डीबीपी या इसके अलावा बाहर का कोई डाउट हुआ करे तो हमेशा उसको शेयर कर दिया करो मुझे। क्योंकि क्लास में बाकी सब लोगों के पास वो क्वेश्चन नहीं होते और उनका टाइम अननेसेसरी वेस्ट ना हो। ठीक है, आगे से याद रखना। चलो, बाकी लोगों को, जनता को कोई और डाउट? एनी अदर डाउट्स? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब जिंदा तो है कि गोविंद के जहर से सब? जैसे मैंने बोला कोई जिंदा तो है, किसी ने उस पर रिप्लाई दिया नो सर। माला, हु इज माला? सर माही। क्या नाम है बेटा? माला कौन है यार? क्या बच्चे का नाम क्या है? कोई तो है। माही, 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 माही फ्रॉम यमुना विहार। चलो, हाँ तो बताओ भाई, कहाँ तक बातें हो गई थी? सर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन करंट के साथ बता दिया था। चलो अच्छी बात है। क्या है फिर रिलेशन, जरा बताओ। सर I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन चार्ज ऑन into number of electron per unit volume into area of conductor। गोविंद, तुम उसको सिंपल बोल सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इतना भी बोल देते तो आपको पता चल जाता मुझे, है ना? चलो, यही बात हुई थी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, सर ओम राइट? वेयर ओम्स लॉ तक पहुंच गए थे। अच्छा, तो फिर आई और वी में रिलेशन आ गया होगा। वो रिलेशन बताओ मुझे जरा। एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम वी डी सर इंटू वी भी था। वी। नीचे डिनोमिनेटर में एल। ऐसा, राइट? ये था रिलेशन। यस सर। यस सर। मेरे को ज्यादा याद नहीं रहता। कैसे भी करके मैं दिमाग में याद रखने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्वांटिटी है जरा देखो इस पे। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electrons, free electrons per unit volume, that is charge on one electron, and that is tau is relaxation time. This is the length of the conductor, this is the area of the conductor. ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है, ये आप कहते हो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना तो आई पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I is equal to V by R और V is equal to I into R और V is proportional to I if R is constant। ओम्स लॉ ये बोलता है कि सर V is proportional to I या I is proportional to V, एक ही बात है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि सर अंडर certain conditions of temperature and other conditions, right? कुछ सर्टेन कंडीशंस की बात करोगे या फिर एट अ सर्टेन टेम्परेचर की बात करते हो कि V एंड I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर्टेन टेम्परेचर वगैरह क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ये क्वांटिटी चेंज हो सकती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। हमने कहा ये चीज हमको R कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है, तो ही V प्रोपोर्शनल टू I आएगा। ठीक है, तो अगर आपने बचपन में ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो आप बोलोगे, पढ़ोगे V प्रोपोर्शनल टू I and then proportionality sign हटा दो तो आप बोलते हो V equal to IR। This R is not depending on the V and I। ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये I पे डिपेंड नहीं करता,
ये कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से दिख भी रहा है कि क्यों कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये। अब आप बात करोगे कि सर ये आर कांस्टेंट है, आर कब कांस्टेंट होता है, जब आपने बोला कि सेम कंडक्टर की बात कर रहे हो या फिर आप बोलते हो कि कुछ टेम्परेचर की बात करो, फिक्स टेम्परेचर चेंज होगा तो आर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान रखना कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करूं आर, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जो आर है दैट इज बेसिकली इक्वल टू, आपने अगर देखा होगा तो ये आया था m बाय एन स्क्वायर टाउ इंटू ए बाय एल, सॉरी एल बाय ए। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये रो कहलाती है, रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये क्वांटिटी होल सोल मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। देखो मास, इलेक्ट्रॉन का मास है, मतलब ये तो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये अगेन मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, आप बोलोगे उतना अच्छा कंडक्टर है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, मतलब कॉपर की प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है, आयरन की प्रॉपर्टी है। तो आप बोलते हो कि सर अगर मटेरियल सेम है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्री जो होंगे वो सेम होगा। अब उसका आप कुछ भी अलग अलग शेप बनाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगेन देखिए क्या है सर, 4 इलेक्ट्रॉन है और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम अगेन इस पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी आप आगे पढ़ोगे ये किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, वैसे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस आप देखो ये डायमेंशन है, एल और ए क्या है, कंडक्टर की डायमेंशन है, और रो क्या है, मटेरियल है। रो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एल बाय ए डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है सर, रो पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, और डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब एल और ए। अब सीधी सी बात है, यहाँ से दिखेगा कि सर अगर मेरी लेंथ बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और एरिया बहुत कम होगा। अगर आप बोलोगे तो ये क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस एच, ऐसे ही तो है ना कि सर अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। सीधी सी बात है, इसको आप ट्रैफिक से रिजोनेट करो। मैंने कहा कंडक्टर क्या है, एक पाथ है, रास्ता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होके गुजरना है। अगर सोचो आपके पास रास्ता है, अगर उस रास्ते को चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी तो ट्रैफिक कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ। कम होगा। कम। कम होगा। अगर ट्रैफिक बहुत कम होगा मतलब आपका जो फ्लो ऑफ व्हीकल्स है उसको रेजिस्टेंस कम फील करना पड़ेगा कि ज्यादा, कम फील करना पड़ेगा। कम। मतलब आप बोलते हो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, तो ऐसा ही है। अगर ए बहुत ज्यादा होगा कंडक्टर का, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब आप बोलते हो रास्ते की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो आप बोलते हो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सेम तरीके से अगर बोलोगे कि अगर रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है, तो जितना रास्ता लंबा होगा उतना ही ज्यादा आप कह सकते हो कि मुझे टाइम लगेगा, मुझे रिसोर्सेज लगेंगे, मेहनत लगेगी सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। ठीक है, मतलब उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मुझे ट्रैवलिंग में। भाई जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा आपको कष्ट होगा ना ट्रैवल करने में, कॉमन सेंस की बात है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाना, मैंने कहा अगर रास्ता बहुत लंबा होगा तो मुझे कष्ट ज्यादा होगा ट्रैवलिंग में, और अगर रास्ता छोटा होगा तो मुझे कष्ट उतना ही कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस नाम से समझ में आता है कि कष्ट है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने में कितना कष्ट होने वाला है। तो आप बोलोगे जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा कष्ट होने वाला है, और जितना ही ज्यादा एरिया ज्यादा होगा उतना ही कष्ट कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो ये तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप बोलते हैं कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे हो गई, फिक्स हो गई। अगर कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर में आप रेजिस्टिविटी कैसे हो गई, फिक्स हो गई। आपने बोला सर इसकी यूनिट की बात कर लो, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, और इसको साइन कैसे बनाते हैं, ये ऐसा, सब पढ़ चुके हैं, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, मैंने कहा रेजिस्टिविटी की यूनिट भी बता सकते हो आप। रेजिस्टिविटी देखो यहां से निकाल लो, अगर आप रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालोगे तो दैट विल कम एज ओम मीटर, क्या आएगी, ओम मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। आपने बोला सर एक और एक टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। जब हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1/ρ। सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्स 1/ρ को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हो कि सर रेजिस्टिविटी इज 1/सिग्मा और सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी जो ये क्या है सर, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है। ये क्या है सर, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है, 1/ρ है। ठीक है, तो इसकी यूनिट को आप बोलोगे तो क्या बोलोगे सर, इसकी जो यूनिट आएगी ऐसा यूनिट, एक्चुअली रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की उल्टी यूनिट, जैसे ये ओम है, इसको उल्टा पढ़ लो तो क्या होता है, मो। ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे तो कंडक्टिविटी के निकालते हो तो क्या आएगा, ऐसे निकालोगे, ओम मीटर है। ठीक है, तो आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू मो पर मीटर। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मो मीटर होगा, मो पर मीटर होगा कंडक्टिविटी, ओ मीटर और 1/, सही है, पर मीटर ही होगा। सही कह रहा हूँ ना। यस सर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मो को उल्टा बना देते हो। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है मो पर मीटर। या देखो ऐसे निकाल लेते हैं ना, हमने कहा ये क्या है, ओम मीटर, और 1/ओम इज मो, 1/ओम इज मो, तो 1/ओम होगा ना, ये इसकी यूनिट क्या निकालोगे, 1/ओम मीटर, और 1/ओम को क्या बोलते हो, मो बोल देते हो। तो आप बोलोगे मीटर तो नीचे रहेगा ना, तो मो पर मीटर, या फिर इस तरीके से हम इसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे हम इनकी डिपेंडेंसी भी देखेंगे। तो आपको आई होप ये चीजें क्लियर होंगी कि सर ये V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब इसका स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, फॉर अ कंडक्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडीशंस I is proportional to V, electric current is proportional to the potential difference across the two conductors। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे दो कंडक्टर्स के बीच में, तो आप बोलोगे उनमें जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यही ओम्स लॉ होता है। अब ओम्स लॉ की लिमिटेशन होती है कि हर कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ऐसे कई कंडक्टिंग मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, प्लस कुछ तो ऐसे हम कंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। कैसे डिवाइड कर देते हैं हम, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। बेटा किसी को वीडियो अनक्लियर आ रहा है, कौन है ये बच्चा, सर क्लियर है ना, परमिता कसाना। आई थिंक आपके एंड पे थोड़ी सी इशू होगी, बाकी लोगों को ये वीडियो इस वक्त क्लियर आ रहा है, माय स्पीड इज कमिंग फाइन। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो थोड़ी देर में आपके एंड पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को इट्स क्लियर एंड आई कैन सी माय स्पीड इज आल्सो गुड, राइट। मुझे आइडिया लग जाता है मेरी स्पीड से कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा। कोई बात नहीं तान्या बेटा, तुम भी पेशेंस रखो। अगर एक भी बच्चे को क्लियर आ रहा है इट मींस फ्रॉम माय साइड इट इज क्लियर। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों को क्लियर आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो कभी कभी वन एंड पे होता है तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में अपने आप फ्लक्चुएशन होने के बाद सही हो जाता है अपने लेवल पे। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है ना। सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता आपके एक मूवमेंट करके से, आपके मूवमेंट से ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता। ब्लैक बोर्ड किसको तो है नहीं ही दिखाई नहीं। देता?
ब्लैक बोर्ड अरे नहीं दिखाई देता मतलब वाइट मैं पूरा सामने आ वाइट जाता हूँ बोर्ड इसलिए में ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है ऐसा? सर आपके मूवमेंट से उसमें ब्लर होने लगता है वाइट बोर्ड। अरे अभी क्लियर आ रहा है? नो सर। ये सर क्लियर है, अभी कोई इशू नहीं आ रहा क्लियर है। सर। देख ही रहा हूँ सर, वॉच कर रहा हूँ और हिल भी नहीं रही है कोई स्क्रीन आज मेरी तरफ से भी कोई। क्लियर है। गोविंद बेटा कोई बात नहीं, एक दो लोगों को इश्यूज आते हैं क्योंकि अपने अपने लेवल पे कभी कभी नेट की स्पीड रहती है, ठीक है। अगर वो लोगों को और लोगों को क्लियर है इसका मतलब मेरे साइड से क्लियर आ रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखो। आपके साइड पे कभी नेट फ्लक्चुएशन होगी तो थोड़ी देर में सही हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीजें मैं मैक्सिमम चीजें हर एक बार इसी बोलता रहता हूँ ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत ब्लर हो भी तो मेरे वर्ड से वो उस चीज को थोड़ा सा समझ ले। चलो क्या बोल रहा था, जो चला जाता सर है यार। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात, हाँ लिमिट्स की बात करते हैं। मैंने कहा सर इसीलिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर और एक बोलते थे हम नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स में भी ये जो फॉलो करेंगे और ये जो फॉलो नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, हम उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। और आप बोलते हैं कुछ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब इसमें भी एक लिमिटेशन आता है कि जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं वो भी हमेशा नहीं फॉलो करते, एक रेंज के बाद वो भी ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि सारे कंडक्टर्स पहली बात तो फॉलो नहीं करते, प्लस जो फॉलो करते हैं वो जरूरी नहीं कि लाइफ टाइम यानी हमेशा फॉलो करते रहेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज में फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आप टेम्परेचर प्रेशर जब बढ़ जाता है या टेम्परेचर वगैरह कुछ कम ज्यादा हो जाता है तब वो ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर देते हैं। बिकॉज टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो जाता है तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो आप बोलोगे फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह जाएगा तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन विल आल्सो नॉट बी देयर, राइट। दिस इज ओनली प्रोपोर्शनल जब हम बोलते हैं r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी कई कंडीशंस आते हैं कि आप बोलते हो कि जो ओमिक कंडक्टर होते हैं तो अगर हम उनके बीच का क्या बोलते हैं, ये ऐसे V वर्सेस I कर्व बनाए, V वर्सेस I कर्व बनाए तो देखो ऐसा बनता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनता है ओमिक कंडक्टर के लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा सर, ये कोई और कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये ऐसा, ठीक है। अगर ओमिक कंडक्टर होगा तो देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, मतलब V और I के बीच में देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट आएगा, दोनों की पावर 1 है तो आप बोलोगे इनके बीच में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर v इक्वल टू आई आर से देखोगे तो ये r क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलते हो कि सर r क्या होगा, स्लोप हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ vi का हो जाएगा। बट कुछ ऐसे कर्व होते हैं जिसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इसका मतलब v इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। तो ऐसे कई सारे कंडक्टर्स होते हैं और नॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और अदर कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो होती है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ कंडीशन में क्या होता है कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके बाद जाके कर्व में कन्वर्ट हो जाती है, एक सर्टेन लेवल के बाद जिसमें कन्वर्ट हो जाती है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सर्टेन लेवल के बाद वो ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर देता है। बिकॉज अब अभी तक यहाँ पे स्लोप कैसा था, कांस्टेंट था, बिकॉज रेजिस्टेंस कैसा था, कांस्टेंट था। बट बहुत ज्यादा हीट हो जाने के बाद, जैसे बहुत देर तक करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होते कंडक्टर हीट हो जाता है, हीट हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस अब कांस्टेंट नहीं रह जाता, तब आप बोलोगे V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ अपने आप में काफी लिमिटेशंस के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वगैरह हम सब देखेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट इतना बेसिक हमने बात की, ये होना चाहिए, जरा इसको बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ें। सर नॉन ओमिक वाले का ग्राफ दिख नहीं रहा। कोई भी कर्व होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो मैंने ऐसा पैराबोलिक बना दिया, क्लियर। कौन था ये, तान्या। ओके। ऐसा पैराबोलिक बना लूं, ठीक है, ऐसा अपवर्ड पैराबोलिक या डाउनवर्ड पैराबोलिक, पैराबोलिक सा बना लो, कर्व बनाना है हमको। कुछ ऐसा, इस
मैंने कहा जरा एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, किसकी बात हो रही थी? I इज इक्वल टू बी सर बाय, राघव ने कुछ मैसेज में डाउट टाइप किया है। क्या हुआ बेटा? मैसेज में राघव ने कुछ डाउट टाइप किया है। ये करता रहे टाइप, मैं मैसेज देखता ही नहीं हूँ। बी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे रो एल बाई ए, ऐसे ही आया था ये। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों राघव चावला का मुंह बंद हो गया है क्या? राघव चावला की आवाज बंद है, क्या हो गया इसकी आवाज को? बोलने लायक नहीं रहे क्या? माइक प्रॉब्लम है? सर माइक काम नहीं करता उसका। उसका कुछ काम करता है? चलो, when resistance will increase due to temperature, both V and I will adjust themselves. What do you mean by adjust themselves? Adjust themselves का मतलब क्या है? चेंज होगा, बट आप क्या बोलते हो? जरूरत होना कि ओम्स लॉ फॉलो करना उनकी मजबूरी है, तो वो ऐसा एडजस्ट करें कि ओम्स लॉ फॉलो करना लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चेंज होगा अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन चेंज हो रहा होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो ओम्स लॉ फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं ओम्स लॉ फॉलो करना उनकी मजबूरी है, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो मैं ऐसे एडजस्ट कर जाता हूं कि V और प्रोपोर्शनल I हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कॉमन सेंस की बात है कि सर आप बोलते हो कि है वो जब भी एक से ज्यादा चीजों की डिपेंडेंसी रहती है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको नहीं बोल सकते। मैंने कहा चलो यहाँ पे बात आई थी, ये रो था, ठीक है। मैं इसको और अगर बनाऊं तो 1/रो को आप बोल सकते हो सिग्मा, एरिया ऊपर लेके फिर से B/L, ठीक है। इस एरिया को इधर लेके आएगा तो ये लिखा हो गया I/A इज इक्वल टू सिग्मा B/L को आप लिख सकते हो E। दिस I/A इज कॉल्ड J। दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी, ठीक है। दैट इज I पर यूनिट एरिया। अगर मैं बोलूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो आपको बता दूं सर ये करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर है। तो ये क्या होता है सर? इसको आप बोल सकते हो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको क्या बोल सकते हो? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोल सकते हो। फिर I क्या है सर? I एक करंट डेंसिटी है एंड दैट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है, और सिग्मा आपको पता है क्या है? कंडक्टिविटी है। सिग्मा आपको पता है क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ दी मटेरियल या कंडक्टर है। बहुत सी बात है। देखो यार ध्यान रखना, देखो होता क्या है कि जो I होता है वो होता है J.A, ठीक है। आप बोलते हो सर अगर I की बात करो तो ये J क्या है सर? एक वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर आपको पता ही है J.A, ठीक है। एरिया वेक्टर होता है तो आप बोलते हो I क्या होता है? J.A होता है, इसलिए I क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। बट यहाँ पे ध्यान रखते हैं जो करंट डेंसिटी होता है वो क्या होता है? वो आपका वेक्टर होता है एंड उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ एरिया पर यूनिट एरिया होता है। एक किसी सरफेस से करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया, है ना। आप बोलते हो कितना पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आप बोलते हो कि सर वो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? दैट करंट व्हिच इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है, इससे कितना करंट परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं। अगर आप बोलते हो कि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो उसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या फिर एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो आप बोलते हो कि सर एरिया वेक्टर, ये करंट डेंसिटी क्या होती है सर? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ एरो लगाया है। और इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन होती है, देखिए सिग्मा क्या है सर? सिग्मा एक कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे ध्यान रखें करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आती है। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आती है,
ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन होता है जिसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं ओम्स लॉ का, दैट इज J इक्वल टू सिग्मा T। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, एक छोटी छोटी टर्म्स है, इन सबको मैं सिर्फ आपको डिफाइन करके बताना चाहता हूँ कि हाँ सर ये ऐसे टर्म्स होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया सबके बारे में होना चाहिए। बोलो बेटा। सर आपने कहा था कि जो करंट है वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन सर एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए सरफेस ना। के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं बोला मैंने। सर अब एरिया बोल, वेक्टर के तो पैरेलल होना चाहिए ना। एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, मैंने कहा मना किया? ओके सर। मैंने बोला सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी हम बोलते हैं दैट इज, अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? कंडक्टर की। कि सर अगर हम बात करें पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करा रहा होगा, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ रही होगी, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, तो आप बोलते हो उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, मतलब उनमें रेजिस्टेंस कम आ रहा होगा, तभी तो आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब दे आर मूविंग फास्टर। अगर ये ज्यादा क्यों मूव करेंगे? क्योंकि उनमें कोलिजन कम होंगे, कोलिजन कम होंगे तो आप बोलोगे ज्यादा, आप बोलते हो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर म्यू को अगर हम बात करें तो म्यू इज इक्वल टू, म्यू से डिफाइन करते हैं मोबिलिटी को, किससे डिफाइन करते हैं? म्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप उसको Vd बाय E भी लिख सकते हो। आप बोलोगे ठीक है सर, यहाँ पे वैल्यू रख दो Vd और E का, तो जो रिलेशन आता है Vd का रिलेशन और E का रिलेशन क्या आएगा, तो आप बोलोगे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? E टाउ बाय m। ठीक है, Vd और E के रिलेशन से आप वैल्यूज पुट करोगे मैग्नीट्यूड बाय, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है E टाउ बाय m। E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये चीजें फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो जाएंगी। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, जो कि होल सोल कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसके लिए रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, मतलब उसमें कोलिजन्स कम हो रहे होंगे। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अगर आप बोलते हो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कोलिजन्स कम हो रहे हैं। कोलिजन्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बोलोगे कि रेजिस्टेंसेस कम होंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे इस चीज को ध्यान रखना, और आप ये भी बोलोगे देखो ये किस किस से ये इंडिपेंडेंट है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और ना ही डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? होल सोल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मोबिलिटी, राइट? जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसकी चाहो तो यूनिट निकाल लो, यूनिट से आपको यूनिट आ जाएगी। देखो ये क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और ये होती है वोल्ट पर मीटर। तो अगर इसकी यूनिट निकालने जाओगे आप तो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वोल्ट पर मीटर, मतलब कितना आएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इसकी एक ऐसा यूनिट आएगी जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये रिलेशन थे, जो कई सारे रिलेशन आते हैं, I इक्वल टू एन ई वीडी, आई और वीडी में रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपको वीडी और ई में रिलेशन याद होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे अगर आपको याद है। फिर आप बोलते हो कि सर जो आपका एरिया वेक्टर क्या कहते हैं, सॉरी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। V इक्वल टू आई आर कब वैलिड होता है, कब नहीं वैलिड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। R क्या है? वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है।
सर कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पे। कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रही कंडक्टर के, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने कहा सर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसा ऐसे फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये दो पॉइंट्स हैं। मुझे इन दो पॉइंट्स पे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, बीडी, इन सब पे थोड़े कमेंट करके बताओ कि कौन कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा, बराबर होगा। इन सब के बारे में मुझे जरा कमेंट करके बताओ। समझ में आ रहा है। ये कंडक्टर है, दिख रहा है कंडक्टर का शेप कुछ ऐसा है। मैंने कहा सर इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैंने कहा ये बात भी सही है। अब ए और बी के बीच में ये दो पॉइंट्स में आपको कंपैरिजन बताना है, कहाँ पे जे ज्यादा होगा, कहाँ पे ई ज्यादा होगा, कहाँ पे आई ज्यादा होगा, कहाँ पे बीडी ज्यादा होगा। जरा बताओ भाई। सर करंट क्या सेम रहेगा ए और बी पॉइंट पे। करंट सेम रहेगा ए एंड बी पॉइंट पे, वेरी गुड। देखिए कभी भी कंडक्टर से करंट जो फ्लो हो रहा होगा, जितना चार्जेस अंदर जाएंगे उतना ही चार्जेस बाहर जाने पड़ेंगे। अगर आपको याद हो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, याद है बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसमें क्या बोलते हैं, जितना फ्लो अंदर आता था लिक्विड का उतना ही फ्लो बाहर जाएगा, बिकॉज बीच में कहीं पे भी लिक्विड ना बन सकता है ना कंज्यूम हो सकता है। वहां पे दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो वहां पे किसके बराबर आना था, प्रेशर डिफरेंस। वहां पे प्रेशर यहाँ के पोटेंशियल से के रिस्पेक्ट में काम करता है, ठीक है। जब भी आप दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते थे तो लिक्विड फ्लो होता था हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेम चीज यहाँ पर आप बात करो कि वहां पे क्या फ्लो होता था, लिक्विड करंट होता था, फ्लूइड करंट फ्लो होता था, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में अलग अलग पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो होगा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो कुछ वैसे ही केस है। इसमें ये श्योर है कि अगर एक साइड से जितने चार्जेस पर सेकंड एंटर कर रहे हैं उतने ही चार्जेस पर सेकंड दूसरे एंड से निकल रहे होंगे, क्योंकि कंडक्टर के बीच में हम एक्स्ट्रा चार्जेस ना हम कंज्यूम कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाटएवर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड विल कम आउट ऑफ दिस एंड। तो आपको ये चीज तो श्योर है कि जो करंट होना चाहिए ए और बी वो दोनों पे ही कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, और करंट एट ए शुड बी इक्वल टू करंट एट बी। ये आ गया आपका, चलो पहला। और बोलो सर डेंसिटी सर डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। एक सेकंड शुभम कुछ बोल रहा हो। यस हाँ क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ए पर ज्यादा होगी। ये हो गया। इसके अगला कोई पॉइंट, सर डेंसिटी ए density पर current ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ए पे ज्यादा होगी, ए पर ज्यादा ठीक है। होगी। आप बोलते हो कि देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और आई दोनों पे सेम है, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू आई बाय ए। तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। मतलब B पे करंट डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। तो इतना भी हम बता सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है ये है वो ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू करंट डेंसिटी एट B। या आपका आंसर आ गया दूसरा। चलो और बोलो। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी पे ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी B पे ज्यादा होगी। कैसे बता रहे हो, आंसर कैसे दे रहे हो। सर क्योंकि वहाँ पे एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, कोलिजन्स में टाइम ज्यादा रहेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फास्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और भी कई चीजों पर डिपेंड करता है, केवल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, और भी चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी तो आपको नहीं बताना है, बी पे ज्यादा की कम है। तो दो अलग अलग, जब तक दो, एक सेकंड, दो वेरिएशन अलग अलग आ रही है तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी एक पे डिपेंडेंसी देखते हैं तो तभी बता सकते हैं जब दूसरी डिपेंडेंसी में मालूम है कि कैसी हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो आता है ne स्क्वायर टाउ बाय m इनटू कैपिटल E। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो सकता है अगर एरिया ज्यादा है,
आप बोलते हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सर बीडी ज्यादा हो सकता है? तो मेक श्योर पहले बाकी सारे टर्म्स के बारे में भी बात करो, सिर्फ एक के बेसिस पर नहीं आंसर देते हम तक, ठीक है? यहाँ पे मैंने अगर जे को बोला है कि एरिया पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो मैंने एक चीज पहले बता दी कि आई अगर कांस्टेंट है, अगर आई कांस्टेंट नहीं होता तो क्या मैं ये आंसर दे पाता कि जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? नॉट श्योर। अगर आई भी चेंज हो रहा होता है तो हो सकता है कि सर जो जे की वैल्यू है वो अलग आती है अलग अलग एरिया पे, ठीक है? तो जब भी डिपेंडेंसी बताते हैं तो बाकी टर्म्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं कि क्या होती है, प्रूफ करते हैं, तभी हम आंसर दे पाते हैं। अगर आपको याद हो रहा हो तो देखो बीडी के जो फॉर्मूला है वो है NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू ई। एन मटेरियल की प्रॉपर्टी हटा दो, ई को हटा दो, एम को हटा दो, डिपेंडेंसी आ रही है टाउ इंटू ई पे। एरिया ज्यादा होगा तो आप बोल सकते हो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं क्या आंसर दे पाऊंगा कि बीडी ज्यादा होगा कि कम होगा? आयुषी या गरिमा कौन था? क्लियर है ये बात? सर सर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है। एक एक करके आयुषी क्लियर है? जो आप बोल डाउट आपका था वो रहा था या आपका मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ जी, हाँ बोल, पुष्कर क्या बोल रहे हैं? सर नंबर सर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन, पर यूनिट। अबे तेरा नाम पुष्कर है गोविंद, देखा एक एक करके आ रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा पेशेंस तो रखा कर। नंबर ऑफ हाँ पुष्कर इलेक्ट्रॉन्स क्या पर बोल रहे यूनिट हैं? वॉल्यूम इसमें सेम है। नहीं समझ में आया, फिर से बोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसमें सेम है कंडक्टर में। बेटा वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, अगर ये कंडक्टर एक ही मटेरियल का बना है तो ऑब्वियसली मैं मानूंगा वो सेम है। सर तो फिर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इन्वर्सली रिलेशन में आएगी ना, करंट सेम है। I इक्वल्स टू VDE/NA। I इक्वल टू VDE/NA। VDE, रुक जाओ, अच्छा आप ऐसे बोलो I इक्वल टू NEABD, ऐसा यहाँ से निकाल लो। यस सर। हाँ यहाँ से आप बोलो कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आ सकती है, ठीक है, आ सकती है, लेकिन ये रिलेशन पता है कब काम करता है? ये रिलेशन कब काम कर रहा है आपको पता है? नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कांस्टेंट माना हुआ था, याद है? तो ये रिलेशन ड्रॉ करते टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा माना था? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन माना था, अगर आपको याद हो रहा हो तो। यस सर। और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मानी थी? कांस्टेंट। यस सर। देन ओनली दिस रिलेशन इज वैलिड। यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो ये वाला यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, इसलिए हम ये वाला रिलेशन नहीं यूज कर सकते। उसका मैं आपकी सोच को बिल्कुल बोलूंगा, आप अच्छा सोच रहे थे, बट उसमें ये डाउट, ये दिक्कत है, क्योंकि हमने जब ये रिलेशन डेरिवेशन किया था तो उस टाइम पे हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना था, तब ये रिलेशन निकल के आया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला रिलेशन यहाँ वैलिड नहीं होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर ए पे ज्यादा होगी। हाँ एक सेकंड आते हैं, कौन वहां पहले गोविंद की बात ना वो बीच में भी टके। हाँ गोविंद बेटा। सर एक बात पूछ रहा था, अगर एरिया को ज्यादा कर दिया तो फिर सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा हो जाएंगे, आपने कहा रिलैक्सेशन टाइम अलग हो जाएगा, क्योंकि सर एटम नंबर के ऑफ बीच की इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस, एक सेकंड, व्हाट इज दिस एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्यों ज्यादा हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, तो ये एन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगा ना बेटा। ओके सर। और सर ये पूछ रहा था, ये मोबिलिटी, अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से तो मोबिलिटी उतनी कम होनी चाहिए। सर फॉर्मूले के हिसाब मोबिलिटी से देखो इलेक्ट्रिक ना। फील्ड पे, हाँ बताओ, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कहाँ कर रही है? अरे सर तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ घट रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो बढ़ घट रही है। तूने कैसे बोल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे घटाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो बढ़ घट रही होगी, और हो सकता है वो रेशियो कैसा हो, बैलेंस आउट हो रहा हो। अबे तो फिर क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट, एक सेकंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या है देखो बेटा, ये देखो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर ई बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी रेशियो से बढ़ जाएगी। ये रेशियो मेंटेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
यस सर। तभी तो कैंसिल हो गया बेटा, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया है रिलेशन में। ओके सर। है ना? यार ये रिलेशन देखना, मुझे सर रिलेशन थोड़ा डाउट हो रहा है। इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो अगर वहां से निकालेंगे तो वीडी बाई ई एन स्क्वायर बाई टाउ बाई एम आना चाहिए आई गेस, है ना? एक बार चेक कर लेना इसको, मैंने शायद गलती कर दिया। ये रिलेशन एक बार चेक कर लेना। ऑल्दो आएगा वो ऐसा ही, मुझे मालूम है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, बट ये रिलेशन शायद यहाँ से ऐसा आएगा। गलत लिखा हूं क्या कहीं? हाँ तो पूछते जाओ, कोई दूसरा क्या पूछ रहा था? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा हो जाएगी। नहीं, मैं इलेक्ट्रिक वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लिखता हूँ। दिस इज एन ई टाउ ई टाउ ई बाई एम, ऐसा है ये रिलेशन होता है ना। मैं ये गलत लिख रहा था, सही है रिलेशन, सही है, ये गलत लिख रहा था। हाँ अब बोलो कौन क्या बोला था नेक्स्ट? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, वेरी गुड। क्यों ज्यादा होगी वो भी अभी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगी बिकॉज आपको पता है J इक्वल टू क्या है, सिग्मा इनटू ए है। सिग्मा कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, जो कि पूरे उसके लिए कांस्टेंट होने वाली है। तो जहां पे J ज्यादा होगा वहीं पे E ज्यादा होगी। देखो हम हमेशा रिलेशन निकालते थे, बाकी चीजों को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। हमने बोला कि यार ये सेम प्रॉपर्टी सेम कंडक्टर का बना हुआ है तो इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, सेम। तो J इज प्रोपोर्शनल टू E, तो जहां पे J ज्यादा वहीं पे E ज्यादा। तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ गया तो रिलेशंस आपके अलग आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया, J के बारे में पता चल गया, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, E के प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे टाउ भी है, यहाँ पे क्या है। हाँ जी बेटा। इसके बारे में ऐसे नहीं कर सकते क्या कि अगर फ्लक्स हम पास करें तो ए और बी दोनों से फ्लक्स तो इक्वल आएंगे, पर एरिया दोनों का डिफरेंट है और फ्लक्स होता है ई डॉट ए, तो एरिया जहाँ कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, वहां से बता दो। सर तो उसी हिसाब से बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज्यादा होगी। हाँ हो सकती है यार, वो एक ही बात है, चाहे आप कान ऐसे पकड़ो चाहे आप नहीं, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान सही पकड़ रहे हो ना, बात खत्म। एक ही चीज को आप कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हो ना, या एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है सर, कंफर्म कर रहा था। चलो आप देखो, आपको बताओ अब इसमें क्या डाउट था। देखो यहाँ पे कि जो टाउ होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। इस क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको क्या लग रहा था कि सर रिलैक्सेशन टाइम मतलब एरिया ज्यादा होगा तो मेरा रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज बता दूं कि जो टाउ होता है, जो टाउ टाउ डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहे होंगे उतने कोलिजन ज्यादा हो रहे होंगे, पहली चीज। और जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिपेंड करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। अल्टीमेटली टाउ किस पर डिपेंड कर गया, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर गया, वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप बोलते हो कि सर डायमेंशन बढ़ रही होगी, बिल्कुल बढ़ रही होगी। एरिया बढ़ रहा होगा तो क्या बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। तो कोलिजन्स जो होते होंगे वो मेंटेन रहते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे रहेंगे इस केस में, मेंटेन रहेंगे, बिकॉज कंडक्टर कैसा है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पूरी की पूरी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, पूरी की पूरी कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई तो आप क्या बोल सकते हो कि बीडी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर बीडी ई के प्रोपोर्शनल होगी तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे बीडी भी डिक्रीज करेगी, तो बीडी एट ए इज ग्रेटर देन बीडी एट बी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ई टाउ एम और क्या बचा था, एन, ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं। किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं। इन सब में जो टाउ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड जरूर करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल पे, करंट पे, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी ना डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है, ना पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है, ना करंट पे डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है केवल,
क्योंकि टेम्परेचर जब घटता बढ़ता है तो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ घट जाते हैं। एक मटेरियल है, मैंने कहा इस टेम्परेचर पे मेरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम घट बढ़ सकते हैं, तो मेरे कोलिजन घट बढ़ सकते हैं, तो मेरा रिलेक्सेशन टाइम घट बढ़ सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? एनी डाउट? किसी भी तरीके का डाउट होता क्लियर कर रखना। सर पहले वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला बोलो? सर आपने ये कहा था कि कोई पतली सी रोड है तो उसमें क्या कहते हैं ट्रैफिक होने का चांस ज्यादा होगा, अगर कोई ठीक है। चौड़ी सी रोड है तो उसमें ट्रैफिक होने का चांस बहुत कम होगा। लेकिन सर अगर हम Very good. रोड को चौड़ी कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल भी तो बढ़ जाएंगे। हाँ, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाएंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप ये कह रहे हो कि मैं दो ऐसे कंडक्टर, मैंने कहा ये रास्ता और ये रास्ता दोनों में n की वैल्यू फिक्स रख रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, एक सेकंड sir. पहले तो एक चीज समझो, जो एनालॉजी आपको समझाता हूँ ना, एनालॉजी सिर्फ समझने के लिए होती है। एनालॉजी किसके लिए? समझने के लिए, याद रखने के लिए। एनालॉजी का मतलब ये ढूंढना होता है कि जैसे वहां रोड चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ चल रही होगी। पहले इस चीज को समझो। मैंने कहा सर अगर मैं किसी एग्जांपल में भैंसे का एग्जांपल दूं तो ये मत सोचना कंडक्टर के अंदर एक भैंसा जैसा कोई चीज होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए कॉमन सेंस की बताया कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि अगर मुझे ज्यादा एरिया मिलेगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होने के चांसेस हैं। अगर मुझे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा तो आप बोलोगे मेरे रेजिस्टेंस के क्या हो जाएंगे, क्योंकि सर सेम उसमें अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं फिक्स करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा ट्रैफिक फील होगा। ये समझाने के तरीके हैं और याद रखने के तरीके हैं। एग्जैक्टली ये चीज यहाँ हो रही होगी क्या? क्या ट्रैफिक वाले रूल क्या मैं कंडक्टर में हर एक चीज एग्जैक्टली लगा पाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। गोविंद मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर आप दो अलग अलग कंडक्टर को कंपेयर कर रहे हो और आप बोल दोगे कि दोनों का एरिया मैं बढ़ा दूं, दोनों का एरिया जब बढ़ा दूं तो मेकिंग श्योर की रेजिस्टिविटी कैसी रखी मैंने, कांस्टेंट रख दी है, तो आप बोलोगे कि सर जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाओगे तो देयर इज अ टेंडेंसी कि आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मुझे जो रेजिस्टेंस है वो कम होने के चांसेस होंगे। ठीक है, उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप ये नहीं सोचे कि एग्जैक्टली वो रोड का ट्रैफिक है तो एग्जैक्टली ऐसे ही जा रहा होगा, वो सिर्फ समझाने के लिए, याद रखने के लिए एनालॉजी बताई है मैंने तुमको कि हाँ सर ऐसा याद रखने में अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि अगर मुझे ज्यादा एरिया मिलेगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। लेंथ ज्यादा होगी तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि सर आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, क्योंकि ट्रैफिक आप बोलो लंबा रास्ता मतलब ज्यादा, यहाँ लंबे रास्ते में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये इसलिए नहीं कि वहां पे टक्कर ज्यादा हो रही होगी या मुझे बहुत देर तक ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस आते हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए एनालॉजी और समझाने के लिए एनालॉजी यूज करता हूँ, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम वैसे ही नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा। आई होप थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही होंगी, बाकी थोड़ा और टाइम स्पेंड करोगे इनके साथ तब आपको क्लियर ज्यादा है। क्लियर है? वो तो मैंने रिजल्ट निकाल के दिखाया तुमको, जब रेजिस्टेंस मैंने तुमको ये बोला कि रेजिस्टेंस इसके डिराइव, मैं तो रेजिस्टेंस तुमको डिराइव करके दिखाया कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यहां से मैं तुमको बताया रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है, तब मैंने तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि देखो याद रखने का तरीका क्या होगा कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आएगा, लेंथ आएगा। ये मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कि मैंने पहले तुमको समझाया कि इस वजह से ए को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, मैंने ऐसा बताया क्या? एक चीज होती है कि देखो ऐसा होगा तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। ये तो मैं रिजल्ट लेके आया हूं डिराइव करके, ये मैंने अपने लॉजिक से नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो वो याद रखने की एनालॉजी बस बताइए आपको कि यार याद रखने का तरीका क्या है कि हाँ यार रेजिस्टेंस अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वो एनालॉजी सिर्फ याद रखने के लिए बताइए बेटा, आप उसको एग्जैक्टली मत लगाओ कि उसी वजह से ऐसा हो रहा है। वो तो मैं आपको ये डिराइव करके रिलेशन लेके आया हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई लॉजिक से नहीं निकाला है। तो डिराइव होकर रिलेशन आता है, ऐसा आता है तो मतलब और भी फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस में भी तो रेजिस्टिविटी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है ना, हम एक पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, ये फैक्टर डिराइव होके आ रहा है। चलो
और बताओ। ये सब ये रिलेशन जब आते हैं तब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए आते हैं, ध्यान रखना। ये इस क्रॉस सेक्शन पे ये सब ऐसे एकदम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर देते हम, ये सब कैसे एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए आ रहे हैं। अलग अलग एरिया आएगा तो डेफिनेटली आप लोग रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की। चलो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लें। नहीं यार ये नहीं पढ़, टाइम इतना ज्यादा नहीं है। अब देखो होता क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है जरा देखो। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में होता है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपके ऊपर फैन लगा हुआ है, ये फैन क्या है, इस फैन में वायर है, वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहे होंगे और आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस आ ही रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा दूसरा देखो, मैंने कहा बल्ब लगे होते हैं, ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं, फैन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब में कंडक्टर आ रहा है, कंडक्टर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर जब भी करंट फ्लो हो रहा होगा तो कोलिजन हो रहे होंगे, कोलिजन हो रहे होंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हर एक का आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कोई अलग से ऐसे डिवाइस नहीं होता है, वो तो हर डिवाइस में, हर कंडक्टर में वायर होता है, वायर उसमें भी रेजिस्टेंस होता है। हम जितना अच्छा वायर लेते हैं उतना रेजिस्टेंस कम होता है। हम वायर को ड्रॉ करते हैं तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, बट एक्चुअली 0 होता नहीं है। हम कहते हैं इतना कम है कि हम वायर के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कोई अलग से डिवाइस नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब हर कंडक्टर में फ्लो करते टाइम कुछ रेजिस्टेंस फील होगा और उसकी वैल्यू को हमने रेजिस्टेंस बोल दिया, उस हिंड्रेंस को। अब जरा देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आर अगर देखें तो कैसा है, एल बाई ए ऐसा प्रोपोर्शन आ रहा था। अगर मटेरियल कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, सेम मटेरियल की बात करें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। मैंने कहा अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लूं, देखो अभी देखो वो भी तुम्हारा शायद डाउट थोड़ा सा यहाँ पे भी गड़बड़ होगा, क्या हो सकता है थोड़ी क्लियरेंस ज्यादा है। मैंने कहा अगर मैं कंडक्टर का वॉल्यूम कैसा ले लूं, कांस्टेंट ले लूं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट ले लूं, मैं इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ, ऐसे लिख सकते हो। वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर मेरा वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आएगा। मैंने बहुत सी बात। अब देखो पहला केस स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक वायर है एल लेंथ का, अब मैंने उसको खींच के 2L लेंथ का बना दिया। कितने का बना दिया, 2L लेंथ का। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा, डबल हो गया होगा, हाफ हो गया होगा, कैसा हो गया होगा, कैसे बताओगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा हो? इनिशियली एक मेरे पास L लेंथ का कंडक्टर था, मैंने उसको खींच के उसकी लेंथ को कितना कर दिया, 2L कर दिया। बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर सेम रहेगी। सर एरिया भी तो चेंज और टाइम हो जाएगी। हाँ अब जरा देखो, आपको अगर ऐसा देख के लग रहा होगा कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। देखो नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एरिया कांस्टेंट नहीं है। अगर मैंने बोला ये रेजिस्टेंस होगा, एक और वायर लेके आके सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यहाँ बगल में उसकी लेंथ को ऐड करके तो डबल करता, तो आप बोलते रेजिस्टेंस का डबल हो जाता। बट मैंने उसी वायर को खींचा है, मतलब वॉल्यूम मटेरियल तो कांस्टेंट होगा ना, मटेरियल का वॉल्यूम तो ना बढ़ गया होगा। अगर आपने लेंथ को खींचा है तो एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो आप बोलोगे सर अगर वैसे देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए है, और A किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई L के। तो A अगर 1 बाई L के प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L अपॉन 1 बाई L लिख सकता हूँ। तो बेसिकली R किसके प्रोपोर्शनल आ गया, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। तो देखो आपने लेंथ को डबल किया है,
आपने लेंथ को डबल किया बट रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाने वाला है, 4 टाइम्स हो जाने वाला है, जो बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये बात? मैंने कहा सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, आप बोलते हैं ट्विस्टिंग और फोल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं, ट्विस्टिंग या फोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं ट्विस्टिंग, और अगर हम फोल्डिंग की बात करें, मतलब हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, एक एल लेंथ का वायर है, उसका एरिया 40 ये है, हमने उसको क्या करा, बीच में से फोल्ड कर दिया, हाफ लेंथ में फोल्ड कर दिया। तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो जरा देखो कैसा हो जाएगा, जब मैं फोल्ड करूंगा तो देखो ऐसे ही हो जाएगा, बीच में से फोल्ड किया तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई सर, L/2 हो गई, बट एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई ना, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 2 है। तो आप बोलोगे इस केस में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूं 1/L स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, फॉर द सेम रीजन। आप बोलते हो सर लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। या आप बोलोगे कि सर एरिया कैसा हो गया, डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एक होता है, मैंने सर एक एल लेंथ का वायर लिया, देखो एल लेंथ का वायर लिया, अब आप ध्यान रखना कि जब मैंने एल लेंथ का अगर मैंने वायर लिया है तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर एक और सेम वायर लेके लगा दूं तो उसकी लेंथ डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज उस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं किया है। अगर आपने खींच के बढ़ाया घटाया तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, जब आप वायर को खींचोगे तो पतला हो जाएगा ना, तो लेंथ तो डबल हो ही रही है, एरिया भी कम हो रहा होगा। इस वजह से जो डिपेंडेंसी आती है वो तो कैसे आ जाती है, सेम आप ट्विस्टिंग और फोल्डिंग में क्या करते हो, उसी वायर को आप फोल्ड कर देते हो। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर उन केसेस में इनको आपको ऐसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप फिर से देखो कि सर वहीं पे बात कर रहे थे, हमने कहा सर अभी तो देखा था आर कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, बट अब इन केसेस में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर भी आ सकता है। तो मैंने कहा ना कि सर सिर्फ उस एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, उसके आसपास और भी चीजों पे डिपेंडेंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, तो हमें उन पे भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? यस यस सर। चलो आगे बढ़े। मैंने कहा सर अब रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, कई बार हमें सर्किट में रेजिस्टेंस अलग से लगाने भी पड़ते हैं फॉर सम रीजन। देखो हमने कभी भी डिवाइस यूज किया, वायर यूज किया, उसमें रेजिस्टेंस अपने आप आएगा, हम चाहते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो, बट कई बार हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस हो, तो हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस लेके आते हैं, ऐसे वायर लेके आते हैं या ऐसी डिवाइस बना के लेके आते हैं जिसमें केवल वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम कर रहा हो, उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं सर, वो केवल और केवल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने का ही काम कर रहे होते हैं। कई बार हमें सर्किट में रजिस्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने कभी पुराने वाले हीटर्स देखे या आज में रूम हीटर आते हैं जिनमें कॉइल लगी होती है, लाल कलर से जलती है जब वो, यस सर, यस सर। है ना, तो आप बोलते हो उनको हम, वो क्या होता है सर, जितना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वो हीट प्रोवाइड करते हैं। वो रेजिस्टेंस आप अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ोगे तो आप बोलते हो कि वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही आप बोलते हो कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस हमें कई जगह, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, किसी ने अगर कभी टीवी की प्लेट, कभी पुरानी टीवी की प्लेट वगैरह खुली हुई देखी हो, या लैपटॉप की जो एक प्लेट होती है, मदर बोर्ड होती है, ग्रीन कलर का ऐसा बोर्ड होता है, उसको खुला हुआ देखा हो, उसमें छोटे छोटे है ना ऐसे सिलेंड्रिकल वो लगे होते हैं, हरे हरे कलर के या कुछ कलर के, है ना, सिलेंड्रिकल ऐसे पतले पतले बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं, है ना। एक उसमें कैपेसिटर भी होता है, उसमें एक ऐसे ही होता है रजिस्टर होता है, जो केवल क्या काम कर रहा होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। अब होता क्या है कि सर दो टाइप के जनरली कमर्शियली, है ना, दो टाइप के रजिस्टर्स हमको मिलते हैं। एक होते हैं वायर बाउंड, जिनको हम वायर का यूज करके हम रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, जो कि अभी आपने देखे अपने हीटर्स में देखे, वो वायर होते हैं, कॉइल होके वायर 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 कॉइल हुआ होता है ना, मोटा वायर होता है, वो कॉपर वगैरह यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स। ठीक है, वो ज्यादा रेजिस्टेंस जब चाहिए होता है तो हम जनरली वहां पे यूज करते हैं, और वो जनरली किसी एलॉय वगैरह के, मैग्नेशियम, कांस्टेंटाइन, नाइक्रोम, है ना, हीटर में यूज होते हैं, वो नाइक्रोम होता है, तो ऐसे एलॉयज के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स। जब भी हमें रेजिस्टिविटी ज्यादा चाहिए हो, सॉरी हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो हम उन रजिस्टर्स को यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइसेस होते हैं ना, वो पतली पतली प्लेट में बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगते हैं, बहुत छोटे छोटे, कभी कभी दिखते भी नहीं है आपको, इतने छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं। कभी आप आगे जाओगे, कभी काम करोगे, रोबोट रोबोट पे कभी काम किया हो 11th-12th में, तो आपने थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। वो रेजिस्टेंस लेके आते हो मार्केट से 50-50 पैसे के, 1-1 रुपए के, आपको ना जब बड़े बहुत सारे रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। क्या होते हैं वो? कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं। वो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं? बहुत छोटे कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, और आप बोलते हो सस्ते होते हैं। हमें बनाना चीप होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम उनको यूज करते हैं। अब हमको पता नहीं एक रेजिस्टेंस कितने का है, वो 5 ओम का है, 10 ओम का है, 20 ओम का है, 50 ओम का, हमको नहीं पता होता। उस पर लिखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो उस पर क्या होता है, कलर बैंड बनाए जाते हैं। ऐसा होता है, देखो एक बीच में सिलेंड्रिकल टाइप का होता है ऐसा, और ये पॉइंट बने होते हैं जो कि कनेक्ट करने के लिए होते हैं। वायर होता है ऐसा, और बीच में रजिस्टर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है सर, कुछ बैंड्स बने होते हैं, कलर बैंड्स होते हैं। यहाँ पे एक बैंड बना होगा, दूसरा बैंड होगा, तीसरा बैंड होगा, ऐसे होगा। ये कलरफुल बैंड्स होते हैं। ये कलर जो बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स के कलरिंग के बेसिस पे आप बता सकते हो कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि सर उन कलर्स को आप स्टडी करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। कलर कोडिंग जिसको हम बोलते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस। बहुत इजी सा टॉपिक बोलते हैं, लेकिन नीट ने 1 साल पहले इसमें क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली, और कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं ना, यार कौन पूछेगा, इतना सिंपल सा कलर कोडिंग कौन पूछता है ना। शायद आपने बचपन में भी पढ़ा होगा उस कलर कोडिंग को, लेकिन नीट ने 1 साल पहले 2019 में कलर कोडिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम उसकी कलर कोडिंग समझ लेते हैं। देखिए इसमें 4 बैंड होते हैं। 4 बैंड्स में देखिए हम आपको याद रखने का तरीका बता देते हैं कि ठीक है, ये कलर इस सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। हम इनकी बात करेंगे, इसको याद रखने का तरीका भी बताएंगे। 0 अगर ये कलर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे के 2 कलर का कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ पे आप बोलते हो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9, ठीक है। एक तो ये चीज होती है। चलो मैंने कहा सर एक टॉलरेंस और होता है। चलो टॉलरेंस को हम अलग ही बता देते हैं। टॉलरेंस मतलब गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। अगर आपको टॉलरेंस दिया जाता है तो आप बोलोगे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 आपको हर बुक में मिल जाएंगे। 5%, 10% और 20%। मैंने कहा सर पहले 2, अभी देखो 2 बैंड्स, फर्स्ट 2 बैंड्स की बात करते हैं। 2 बैंड्स आपको क्या देते हैं? फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर देगा। फोर्थ बैंड आपकी टॉलरेंस हो जाएगा। ऐसे 4 बैंड होते हैं, ठीक है। ये कलर का सीक्वेंस है। मैंने कलर के मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाले। मैं देखो बी बी, ये ROY, DB व्हाइट और गोल्ड एंड सिल्वर। मेरा याद रखने का तरीका सबको पता होगा कि मुझे बताने की जरूरत है? एनीवन पता है सबको? मुझे पता है। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बैड बॉयज रन ओवर यंग गर्ल्स बट विवेक जनरली विंस। गॉट इट? और लास्ट में 2 छोड़े जाते हैं, उनको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर। यहां तक, ये 9 तक और 10 की पावर 9 तक, ठीक है। यहां तक याद रखने होते हैं आपको मेनली। बैड बॉयज रन ओवर यंग गर्ल्स बट विवेक जनरली विंस। आपका अपना अपना तरीका है, किसी को कुछ और याद होगा आप उससे कर सकते हो। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे कई सारे बी हैं, तो ये पहला वाला बी ब्लैक होता है, फिर ब्राउन होता है, और एक और बी आएगा वो ब्लू।
इसको याद रखने का तरीका है कि आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो कलर की जो शेड है वो हल्की होती है। ब्लैक इज द डार्केस्ट, ब्राउन थोड़ा हल्का और ब्लू और लाइट शेड होता है। ठीक है, ऐसे जी की बात करें तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन होता है पहला जी, और दूसरा वाला क्या होता है, ग्रे होता है। ये गोल्ड और सिल्वर तो एकदम अलग है। ये जी और एस का मतलब क्या है, गोल्ड और सिल्वर। आपने बोला देखो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, मैंने कहा पहला मान लो कि मेरे पास जो कलर है 4 बैंड के वो ये थे, येलो है, ग्रीन है, रेड है और सिल्वर है। ये 4 कलर दे रखे हैं, येलो, ग्रीन, रेड एंड सिल्वर। देखो मैंने कहा पहले जो 2 बैंड है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देंगे। मैंने कहा येलो ये होता है सिग्निफिकेंट डिजिट का, ये होता है मल्टीप्लायर का, और ये होता है टोलरेंस का। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब पहले 2 से तो केवल सिग्निफिकेंट डिजिट मिलने वाला है। तो येलो के आगे देखो क्या है 4 और ग्रीन के आगे क्या है 5। तो आपका जो आंसर आएगा पहले तो 2 डिजिट सिग्निफिकेंट का लिखोगे 45। क्या लिखोगे 45, ये सिग्निफिकेंट डिजिट पहली 2। थर्ड डिजिट क्या देगा, मल्टीप्लायर देगा। थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पे रेड, रेड क्या है रेड रेड रेड। अब मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, ये आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू इनटू 10 की पावर 2। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। थर्ड के बाद फोर्थ डिजिट क्या देता है, सॉरी फोर्थ बैंड क्या दे रहा है, टॉलरेंस दे रहा है। फोर्थ बैंड क्या है यहाँ पे, सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या है 10%। तो आप बोलोगे यहाँ पे विद 10% टॉलरेंस। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो बाय लुकिंग एट देयर कलर। जो बैंड्स हैं 4 बैंड्स होते हैं, ध्यान रखें। ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या पता है, ये वाली अगर सिग्निफिकेंट डिजिट निकालनी होती तो आपको यहाँ से निकालनी होती है। मल्टीप्लाई का मतलब देखो जब यहाँ 0 तो 10 की पावर 0, 1 है तो 10 की पावर 1, 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, ऐसे देखो 9 है तो 10 की पावर 9। गोल्ड और सिल्वर ये नीचे वाले 2 एक्स्ट्रा कलर होते हैं, स्पेसिफिक कलर होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि टॉलरेंस में यूज होते हैं। अलग ही है ये गोल्ड एंड सिल्वर, रिच कलर्स होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर मल्टीप्लायर में भी कभी-कभी काम करते हैं तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 होता है, बट ये बहुत कम होता है। गोल्ड एंड सिल्वर जनरली टॉलरेंस के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आपने बोला पहले 2 बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट देखें, थर्ड बैंड से आपको मल्टीप्लायर पता चलता है, फोर्थ बैंड से आपको पता चलता है टॉलरेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो आप बोलते हो कि गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। टॉलरेंस जनरली तीन ही बैंड का हो सकता है, या तो कुछ भी कलर नहीं हो, तीसरा चौथा बैंड हो ही नहीं, इसका मतलब वो नो कलर में काउंट हो जाएगा, मतलब 20% टॉलरेंस है। या तो गोल्ड या सिल्वर में से कोई होगा, तो आप बोलोगे या तो 5% टॉलरेंस होगा या 10% टॉलरेंस होगा, और कोई कलर नहीं है तो कितनी परसेंटेज टॉलरेंस होगा, 20%। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। देखो क्योंकि हम बहुत इजी होता है, हमें लगता है यार ये कोई पूछेगा ही नहीं, और नीट हमेशा ऐसे चकमे दे देता है हर साल, 2 साल, 4 साल में। और लास्ट ईयर उसने, शायद लास्ट ईयर की बात है, उसने ये कलर कोडिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही 4 बैंड दे रखे थे और उसके बेसिस पे आपको पूछना बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। क्या ये चीज क्लियर है कैसे फाइंड आउट करनी है? किसी को ये टेबल में दिक्कत हो तो टेबल आपके बुक वगैरह में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ 10 की पावर 9 वगैरह समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आपको बुक में मिल जाएगी। कैसे फाइंड आउट करनी है वो आपको क्लियर सीखना है यहाँ पे। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। डाउट है? नो सर। आप याद रखने के तरीके अपने हिसाब से याद रख सकते हो, मैं ऐसे याद रखता हूँ, कोई किसी और तरीके से भी याद रख सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलिए, कोई दिक्कत आज की क्लास में यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं है। आपकी डीपीपी मिलनी है राइट? चलिए, आई विल ट्राई कि आपको कल एक डीपीपी मिल जाए। ठीक है, वैसे ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है अभी, डेरिवेशन में हमारा लास्ट क्लास काफी चला गया। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए काफी है। सर एक्सक्यूज मी। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर बोलूं? हाँ बोल बोल बोल। Sir, two large conducting sphere carrying charge Q1 and Q2 are brought close to each other. Is क्लास खत्म हो गई, आज की क्लास में कोई डाउट है तो बोलो। सर अगर इस रजिस्टर पे 3 बैंड होगा तो ये कैसे पता लगेगा कि राइट साइड से चेक करना है या लेफ्ट साइड से? नहीं, इसी साइड से चेक करना है भाई। सर ये इसी लेफ्ट साइड से साइड चेक करना है।
चौथा बैंड नहीं है, इसका मतलब नो कलर है। तो सर काउंट कहाँ से, मतलब कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, राइट से या लेफ्ट से? उल्टा भी तो रखा हो सकता है। राइट, अरे वो तुमको पता दिख जाता है ना, वो आपको जब आप उसमें स्क्रिप्ट में प्रॉपर साइन बने होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको होल्ड कैसे करना है। आप उसको उल्टा नहीं होल्ड कर पाओगे, वहां पे लिखा होता है कि किस तरीके से आपको सीधा होल्ड करना है, वहां पे मार्क बना होता है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि आपको किस तरीके से रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, वो आपको प्रॉपर उसमें लिखा होता है। इतना तो आपको समझ में, मार्क बना होता है, लिखा नहीं होता, मार्क बना होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि पहला बैंड कहाँ से स्टडी करना है आपको। चलो अमन, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर। चलो गोविंद, आप अपने डाउट मुझे पर्सनली भेज सकते हो या फिर क्लास में स्टार्ट में आ करूंगा, तो अगर ये किसका डाउट पूछ रहे हो? डीपीपी का था, किसका था? सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, ऐसा ही था एक। हाँ तो भाग गया क्या ये गोविंद? हाँ भाग गया लगता है। यस सर, भाग गया। चलो ठीक है, सर। उसको कहने का